तो हम बात करेंगे जुलाई 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात करेंगे, है ना। तो 140 क्वेश्चंस देखेंगे भाई, एंड 140 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे पास 99% चांसेस तो नहीं बोलूँगा, 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा भाई। इससे बाहर प्लेन से क्वेश्चन आ ही सकता, बिकॉज हम डायमेंशंस हर छोटी छोटी जो न्यूज़ जो कि कवर की गई है यहाँ पे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जुलाई 2023 का करंट अफेयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। सो 10-10 क्वेश्चन तो नहीं करूँगा भाई, पूरे पूरे क्वेश्चन करके हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज दिस आइलैंड इन साउथ चाइना सी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ चाइना सी में नॉर्थ टू साउथ हमको अरेंज करना है, ठीक है। सो स्कारबर्ग 16 आइलैंड दिया हुआ है, पार्सल आइलैंड दिया हुआ है, स्पार्टली आइलैंड दिया हुआ है, नथुना आइलैंड दिया हुआ है। सबसे ऊपर में क्या है, पार्सल आइलैंड है भाई। उसके बाद है हमारे पास स्कारबोरोग स्कारबोरोग आइलैंड। उसके बाद हमारे पास है स्पार्टली आइलैंड्स, एंड लास्ट में इधर साइड हमारे पास क्या है, नाटूना आइलैंड। सो नॉर्थ टू साउथ पहले पार्सल, फिर स्कारबोरोग एंड देन स्पार्टली एंड देन नाथुना। 2134 इज द आंसर। आंसर क्या जाएगा 2134, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी ऑफ दिस एंटिटीज। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप क्या क्या चीज़ें इसमें से रखता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है भाई अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के अंदर। ओके, तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के अंदर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक आता है क्या, बिल्कुल सही है ना। अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड आता है क्या, बिल्कुल सही है। एंड नाइजीरिया ट्रस्ट फंड आता है, बिल्कुल सही है। बट जो अफ्रीकन यूनियन है वो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अंदर, बैंक ग्रुप के अंदर नहीं आता। तो इनमें से ओनली 3 एंटिटीज आर अंडर दी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप। कोदियार पैलेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, है ना। कोदियार पैलेस जो कि न्यूज़ में था, है ना, कोदियार पैलेस न्यूज़ में था, वो कहाँ पे है भाई, कौन से स्टेट में है, ये हमसे पूछा गया है। तो कोदियार पैलेस इज इन केरला। कोदियार पैलेस कहाँ पे है, केरला के अंदर, है ना। यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया है भाई, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम नॉलेज सेंटर एंड स्पेस म्यूजियम। एपीजे अब्दुल कलाम, ना, त्रिवेंकोर के अंदर में है ये, एंड इसमें एक म्यूजियम बनाया गया एपीजे अब्दुल कलाम नॉलेज सेंटर एंड स्पेस म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दिस कंट्रीज मेड अप दी सांघाई 5। सांघाई 5 में कौन कौन कंट्रीज आते हैं, ये हमसे पूछा गया है भाई। रसिया संघाई 5 में आता है, नहीं आता। इंडिया आता है, नहीं आता। सॉरी, रसिया आता है ना। संघाई 5 में रसिया आता है, इंडिया नहीं आता, है ना। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है और चाइना है। तुर्कमेनिस्तान नहीं आता है, तजाकिस्तान नहीं आता है, सॉरी उज्बेकिस्तान नहीं आता, तजाकिस्तान आता है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, चाइना एंड तजाकिस्तान। आंसर हो जाएगा डी। संघाई 5 के अंदर हमारे पास कौन आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रसिया एंड तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच अमंग द फॉलोइंग कोर इंडस्ट्रीज गिवन द हाईएस्ट वेटेज, है ना। 8 कोर इंडस्ट्रीज में हमारे पास हाईएस्ट वेटेज क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 कोर सेक्टर्स होते हैं एंड इसके डिक्रीजिंग इसका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसका कितना है ये हमसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमारे पास अगर बात में तो रिफाइंड प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद स्टील, उसके बाद कोल, उसके बाद क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइज़र। इसकी ट्रिक क्या है भाई, रसो, RESSO, रसो NCF, ठीक है। तो रेसो में रिफाइंड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सॉरी रेस्को है, रेस्को NCF, नेशनल क्रेडिट फंड, ठीक है। रेसो
सॉरी रेस्को नेशनल क्रेडिट फंड इसका ट्रिक है, 8 को इंडस्ट्रीज का तो डिफाइंड सबसे ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है, फिर क्रूड ऑयल है, सॉरी फिर कोल है, फिर क्रूड ऑयल में 2 ओ आ रहा है ना, ऑयल आ रहा था इसलिए क्रूड ऑयल है। उसके बाद नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर्स, रेस्को NCF। हाईएस्ट वेटेज किसको दिया गया, रिफाइंड प्रोडक्ट्स का, तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग और स्टेटमेंट अबाउट द जीनोम सीक्वेंसिंग। हमको बात किसकी करनी है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करनी है। जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। क्या जीनोम सीक्वेंसिंग में पूरा कंप्लीट DNA हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं, बिल्कुल सही है यार। सेकेंड स्टेटमेंट है जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन एंड म्यूटेशन दैट मे बी एसोसिएटेड विद डिसीज, बिल्कुल सही है। एंड होल जीनोम सीक्वेंसिंग is currently the most comprehensive method for analyzing an individual genetic makeup, बिल्कुल सही है यार, है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट आएगा सी, सब कुछ सही है यार। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑस्मोसिस। हमको बात किसकी करनी है, ऑस्मोसिस की बात करनी है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यस बिल्कुल सही, यहाँ पे कम है कंसंट्रेशन, यहाँ पे कम है। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, बिल्कुल सही है। अगर पार्टिकल का बोलता तो पार्टिकल तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, बट फ्लूइड का बोल रहा है तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। सो फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, ऑस्मोसिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन ट्री। क्या ऑस्मोसिस से अरे यार लेकिन देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होता। देखो फ्लूइड का बोला है ना, तो फ्लूइड का मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन में जनरली हम बॉडी की बात करें, ठीक है। सो इट इज़ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड नॉट फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे 10 इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है, मिली ऑस्मोल कंसंट्रेशन यहाँ पे 20 है, तो 20 से 10 की तरफ जाएगा ना। ऑस्मोसिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन ट्री, बिल्कुल सही बात है। ऑस्मोसिस कैन बी ऑब्जर्व इन द स्वेलिंग ऑफ रेजिन। जो किशमिश होता है जब उसको स्वेलिंग होता है तो वो क्यों होता है भाई, ऑस्मोसिस की वजह से होता है, क्योंकि पानी सोख लेता है, वो अंदर कंसंट्रेशन कम है, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाता है। करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है विद रेफरेंस टू क्रिप्टो करेंसी एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, CBDC की बात करनी है, क्रिप्टो करेंसी की बात करनी है। हमको बताया गया है CBDC एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमको बताना क्या है, इनकरेक्ट। क्रिप्टो करेंसीज आर कंट्रोल एंड ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक, नो। क्रिप्टो करेंसीज को सेंट्रल बैंक नहीं कंट्रोल करती है, ना इसको ट्रैक कर पाती है। एंड CBDC करस्पॉन्ड टू कंट्रीज फिएट करेंसी, बिल्कुल सही है ना। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो फिएट करेंसी है जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं विथ रूपी। एंड क्रिप्टो करेंसीज आर जनरली ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही बात है। CBDC आर सेंट्रलाइज्ड एंड इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 है विथ रेफरेंस टू पैंगोंग सो लेक। हमको बात किसकी करनी है, पैंगोंग सो लेक की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। पैंगोंग सो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है इसलिए हमसे ये पूछा गया है। इनकरेक्ट हमको बताना है पैंगोंग सो के बारे में। पैंगोंग सो इज अ सॉल्ट वाटर लेक एंड रिमेन फ्रोजन ड्यूरिंग विंटर। क्या पैंगोंग सो एक सॉल्ट वाटर लेक है, नो, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, बिल्कुल सही है। सॉरी, पैंगोंग सो एक, हाँ बिल्कुल सही है, सॉल्ट वाटर लेक है भाई, और इस सर्दियों के समय पूरा जमा रहता है। एंड पैंगोंग सो इज अ सॉल्ट वाटर लेक, बिल्कुल सही बात है। पैंगोंग सो चेंजेस कलर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सराउंडिंग माउंटेन, बिल्कुल सही है। पैंगोंग सो का जो कलर है ये चेंज हो जाता है भाई, पैंगोंग सो का जो कलर है वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, तो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया, इनकरेक्ट तो कोई सा भी नहीं है भाई, नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडो म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे।
जो इंडो म्यांमार और थाईलैंड के बीच में ट्राइलेटरल हाईवे बना है उसके बारे में हमको पूछा गया है, करेक्ट बताना है। दी हाईवे कनेक्ट दी सिटीज़ ऑफ इम्फाल इंडिया के अंदर, है ना, मैंडले इन म्यांमार एंड बैंकॉक इन थाईलैंड। क्या ये सही बात है भाई, है ना, कि ये सही बात है? ना, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ये किसको कनेक्ट करता है? मोराह को कनेक्ट करता है इंडिया में। जो है मोराह कहाँ पे है? इंडिया के अंदर। उसको कनेक्ट किससे करता है? मासोट से, जो कि कहाँ पे है? थाईलैंड के अंदर, है ना। एंड मैंडले कहाँ पे है? इन म्यांमार। लोग आपस में कनेक्ट करता है। दिस इज करेक्ट। इट विल बूस्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। ये जो तो ये इनकरेक्ट आएगा बिकॉज इम्फाल कनेक्ट नहीं करता है मैंडले से एंड बैंकॉक से, है ना। इट विल बूस्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, बिल्कुल सही बात है। एंड इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे इज अ पार्ट ऑफ द एशियन हाईवे नेटवर्क, बिल्कुल सही है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है वो इंडियन एशियन हाईवे नेटवर्क का पार्ट है। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, है ना। इट विल बूस्ट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट आएगा बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पेरिस एग्रीमेंट। हमको बात सी करनी है, पेरिस एग्रीमेंट की बात करनी है। इट एम टू सब्सटेंशियली रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू 2 डिग्री सेल्सियस और इवन फर्दर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। जो पेरिस एग्रीमेंट है COP21 जो है ना, उसमें ये बात करता है कि हम क्या करेंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसको 2% सेल्सियस से कम करने की कोशिश करेंगे और हो पाए तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक के रखेंगे। कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट अपडेटेड नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान नोन एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस एवरी 5 ईयर, बिल्कुल सही है। कंट्रीज को ये बोला था कि आप NDCs हर 5 साल में डालो। एंड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्रीन हाउस गैस एमिशन मस्ट डिक्लाइन बाय 43 डिग्री, सॉरी, है ना। अगर हमको क्या करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमको ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है, तो हमको जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको हम लोग 43% के अंदर 43% से कम करना पड़ेगा 2030 तक, तभी हम इसको इतना में रोक पाएंगे। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीडफ्लेशन। हमको पूछा क्या गया है भाई? ग्रीडफ्लेशन के बारे में। तो ग्रीडफ्लेशन होता क्या है भाई? ग्रीडफ्लेशन रिफर्स टू प्राइस इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय अ कॉर्पोरेट डिजायर फॉर हायर प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। ग्रीडफ्लेशन तब होता है जब लालच में, है ना, कॉर्पोरेट जो होता है ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में चीज़ें करता है ना। वेज प्राइस स्पाइरल इसको बोलते हैं भाई। प्रॉफिट की वजह से क्या करता है ना, वो लोगों का तनख्वाह कम कर देता है, लोगों का तनख्वाह कम कर देता है तो वो खरीद नहीं पाते हैं, है ना। वो खरीद नहीं पाते तो और महंगाई बढ़ जाती है बिकॉज प्रोडक्शन नहीं हो पाता ठीक से, इसको बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटो प्लस। नेटो प्लस कंट्रीज में कौन कौन आता है भाई? नेटो प्लस कंट्रीज में कौन कौन आता है ये हमसे पूछा गया है। क्या नेटो प्लस में इंडिया आता है? ना, इंडिया नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया आता है, यस। न्यूजीलैंड आता है, यस। जापान आता है, यस। इजराइल आता है क्या नेटो प्लस में? बिल्कुल सही है। साउथ कोरिया भी आता है, ठीक है। इनमें से जो नहीं दिया गया है वो हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया कम्स अंडर नेटो प्लस एंड साउथ कोरिया भी आता है, इंडिया नहीं आता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द नेटो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया नहीं है, आंसर हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है ये पूछा गया। इशूइंग करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशू नहीं करता भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन 1 रुपये का कॉइन्स इशू नहीं करता, उससे बड़े कॉइन्स 5 रुपये वाला करता है, 10 रुपये वाला करता है। रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल से ये काम है इसका RBI का। बैंक ऑफ द केम ये भी काम है। एंड एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक, आप RBI के पास जाके आप लोन नहीं मांग सकते भाई। आप कमर्शियल बैंक के पास जाते हो, HDFC के पास से, SBI के पास, RBI के पास कोई नहीं जाता। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है।
क्वेश्चन है 15 है, अकॉर्डिंग टू IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स, हमको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करनी है ना। इसके बास्केट की विच करेंसी इज इंक्लूडेड अलॉन्ग विथ US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड एंड चाइनीज यान, ठीक है ना। चाइनीज यान भी यहाँ पे हमारे पास इंक्लूडेड है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनीमिया इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है एनीमिया की। हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है। इट इज अ कंडीशन characterized by an excess number of red blood cell। नो, एक्सेस नहीं भाई, कम हो जाता है रेड ब्लड सेल। इट इज caused by the overproduction of hemoglobin in the RBC। नो। इट इज caused by inadequate absorption of nutrient। नो, बिल्कुल सही है। देखो हाँ, ये भी सही है कि हाँ एनीमिया जो होता है वो जब एडुकेट एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो होता है भाई खाने का न्यूट्रिएंट का। ओके, एंड इट प्राइमरली अफेक्ट्स ओल्डर इंडिविजुअल्स एंड मैन। नो, वुमेन का अफेक्ट करता है मेनली। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की बात करनी है। SCO वाज फाउंडेड इन 2001 बाय चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। देखो इसके अंदर हमारे पास शंघाई 5 के मेंबर्स थे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। शंघाई 5 बोलते थे इन तीनों को, इन पांचों को शंघाई 5। तो उन्होंने मिलकर आपस में किया था ये स्टार्ट। ओके, 6 फाउंडिंग मेंबर थे, शंघाई 5+1 ये जो है हमारे पास, ठीक है। शंघाई 5 में याद रखना कि पाकिस्तान नहीं आता है, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर इन 2017, बिल्कुल सही है। एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेन फोकस इज ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंक्लूडिंग कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी द फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द फिजिकल डिटेरियोरेशन ऑफ स्टेट, है ना। फिजिकल डिटेरियोरेशन कैसे होगा ये हमसे पूछा गया है। डिक्लाइनिंग टैक्स रिवेन्यू से फिजिकल डिस्टॉर्शन होगा और डिटेरियोरेशन होगा, बिल्कुल सही है। लो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या लो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारे पास फिजिकल डिटेरियोरेशन होता है? नो, हाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से होता है, नॉट लो। एंड हाई इंटरेस्ट पेमेंट, बिल्कुल सही। जब इंटरेस्ट पेमेंट हाई होंगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा भाई। सो करेक्ट क्या है हमारे पास, ओनली 2। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल, मतलब यहाँ पे कोई सा भी लायबिलिटी बन रही है, बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई लायबिलिटी नहीं है भाई, है ना। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, तो इस प्रकार से फिजिकल डिटेरियोरेशन हो सकता है। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुडोमोनास एरिजिनोसा इज करेक्ट। हमको सुडोमोनास एरिजिनोसा की बात करनी है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। सुडोमोनास एरिजिनोसा के बारे में करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम कॉजिंग ह्यूमन इन्फेक्शन। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है क्या ये? नो, इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट इज़ ओनली फाउंड इन सॉइल एंड वाटर, गलत बात है। इट इज़ अ हार्मलेस बैक्टीरिया विद नो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, गलत बात है भाई, है ना। ये हार्मफुल बैक्टीरिया है यार, है ना। किडनी डैमेज कर सकता है, लीवर फेलियर कर सकता है, सॉरी सिस्टिक फाइब्रोसिस कर सकता है। पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, किसी का शरीर कमजोर होगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट डाल सकता है सुडोमोनास एरिजिनोसा। एंड इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन पीपल विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन 20 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस न्यूज़ होता है, इसलिए हमसे पूछा गया है। लेप्टोस्पायरोसिस इज ए बैक्टीरियल डिसीज, बिल्कुल सही है। दैट अफेक्ट्स बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, ये भी सही है भाई। एंड इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक किडनी डैमेज, लिवर फेलियर एंड इवन डेथ, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ। क्वेश्चन 21 देखते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमको बात किसकी करनी है, आर्टिकल 15 की बात करनी है भाई। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2 प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम इनेक्टिंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। क्या सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई।
बिकॉज आर्टिकल 15 जो है वो किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 15 जो है ये इक्वालिटी की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते RRCSP के रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, इसे बोलता है। तो दिस इज करेक्ट। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड 15 क्लॉज 4 प्रोवाइड एक्सेप्शंस फॉर मेकिंग अफर्मेटिव लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, बिल्कुल सही है, एक्सेप्शंस प्रोवाइड करता है आर्टिकल 13, 15 क्लॉज 3 एंड 15 क्लॉज 4, सो दिस इज करेक्ट। हमसे इनकैट पूछा गया, इनकैट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 22 है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मोंडी कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो मोंडी कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, मोंडी कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका क्या पर्पस था ये हमसे पूछा गया है ना। तो इसका मेन पर्पस था टू डिस्कस कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो जो मोंडी कल्ट, देखो कल्ट में कल्ट आ रहा है, कल्ट मतलब कल्चरल, ठीक है, तो कल्चरल पॉलिसीज़ को डिस्कस करने की बात करता था एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा था ये। एंड कंसिडर दी फॉलोइंग कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ दिए हैं भाई, है ना, इनमें से कौन कौन से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ये हमसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भाई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये शुरुआत में मेंबर थे। क्या तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर है, क्या तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर है, ना, इसका तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी की बात करता है ना, इट इज़ नॉट द मेंबर। तो हमारे पास ओनली 3 आर द पार्ट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तुर्कमेनिस्तान टॉक्स अबाउट पॉजिटिव न्यूट्रलिटी। क्वेश्चन 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। हमको बात किसकी करनी है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी की बात करनी है। इट मे लीड टू रिड्यूस्ड फ्लक्चुएशन इन इट्स एक्सचेंज रेट। ओके, इट लीड्स टू रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। अगर इंटरनेशनल कर देंगे तो जिसका एक्सचेंज रेट हो कम फ्लक्चुएट करेगा, बिल्कुल सही बात है। एंड इट मे इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स एज फंड हैव द फ्रीडम टू मूव इन एंड आउट, बिल्कुल सही है यार, है ना, बिकॉज आसानी से एक्सचेंज हो जाएगा, ये इधर अंदर बाहर हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा बड़े हो सकते हैं एक्सटर्नल शॉक्स के, है ना। एंड इट ऑफर द एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग एक्सचेंज रेट रिस्क एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। क्या सही है भाई? तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये हमसे बोल रहा है अगर हमने इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया तो इट में रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, नो, इट इंक्रीज द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट बिकॉज डायरेक्टली कन्वर्टेबल होगा, है ना, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, सो इट इंक्रीज द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स एंड इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। एंड इट ऑफर एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग एक्सचेंज रेट रिस्क एंड इम्प्रूविंग, जो एक्सचेंज रेट में रिस्क होता है कि क्या हमेशा ऊपर नीचे होता है, तो उसमें हमारे पास वो एडवांटेज होगी, वो कम कर पाएगा भाई। एंड ऑल्सो इम्प्रूव एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। इनकरेक्ट पूछा है, एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज फर्स्ट में ये वॉलेटिलिटी बढ़ाने की वजह से क्या होगा, जो फ्लक्चुएशन है एक्सचेंज रेट में वो बढ़ जाएंगे, सो इनकरेक्ट इज ओनली वन। क्वेश्चन 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स हर साल महीने में आता है न्यूज़ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स इज डिराइव फ्रॉम अ मंथली सर्वे ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। कि यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होते हैं, बिल्कुल सही है यार, मंथली सर्वे होता है हर मंथ, हमको देखने को मिलता है परचेसिंग मार्जिनल इंडेक्स, है ना। ये इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशन, है ना। PMI प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, BBNJ। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन की बात करनी है, BBNJ जो DT है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में बताना है। इट एम टू एस्टेब्लिश मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज टू प्रोटेक्ट ओशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि ये मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने की बात करता है, बिल्कुल सही है भाई।
and the treaty mandate the fair sharing of benefit from marine genetic resource through a clear house mechanism। बिल्कुल सही है, वो जेनेटिक रिसोर्स से जो बेनिफिट मिल रहा है उसको शेयरिंग की बात करता है। BBNJ बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इट इंक्लूड्स क्लियर रूल्स फॉर कंडक्टिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर कंडक्टिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल सही है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सो दिस इज़ करेक्ट। हमसे इनकैट पूछा गया है भाई, इनकैट क्या हो जाएगा? नन, है ना। यहाँ पे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? कोई सा भी नहीं, बिकॉज ये सारे के सारे सही स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन 27 है विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डार्क पैटर्न। ठीक है, डार्क पैटर्न होता क्या है भाई? डार्क पैटर्न इज व्हाट? डार्क पैटर्न इज अ डिसेप्टिव प्रैक्टिस टू इन्फ्लुएंस यूजर बिहेवियर फॉर कंपनी बेनिफिट। ठीक है, यूजर के बिहेवियर को अफेक्ट करना। ठीक है, यूजर के बिहेवियर को अफेक्ट करना कंपनी के बेनिफिट के लिए, उसको क्या बोलते हैं भाई? डार्क पैटर्न बोलते हैं, है ना। इसमें ऐसे डिज़ाइन करते हैं, फिर ऐसे यूज़र इंटरफेस करते हैं, है ना, जिससे हम मैनिपुलेट कर दें उनके चॉइसेस को फॉर द कंपनी इंटरेस्ट। ओके, एंड क्वेश्चन 28 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लॉन्च व्हीकल मार्क 3। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई LVM-3, इसीलिए यहाँ से पूछा गया है। LVM-3 से हम किसको लॉन्च किया है भाई? LVM-3 से हमने किसको लॉन्च किया? चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। LVM-3 से 3 स्टेज व्हीकल, बिल्कुल सही है। LVM-3 क्या है? एक 3 स्टेज व्हीकल है ना। एंड इट इज पावर्ड बाय सॉलिड बूस्टर एंड लिक्विड फ्यूल बेस्ड स्टेज। बिल्कुल सही, यहाँ पे सॉलिड बूस्टर है भाई एंड लिक्विड फ्यूल स्टेज। And it can carry more weight to geostationary transfer orbit than it can to lower earth orbit। lower earth orbit से geostationary orbit में ज़्यादा वेट ले पाएगा क्या? देखो पहले पहले कौन आता है? लियो आता है, लो अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये लियो पे ना ज़्यादा वेट ले पाएगा, है ना, हाई वेट, बट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे उतना ज़्यादा नहीं ले पाएगा, उतना ज़्यादा वेट नहीं ले पाएगा। सो उल्टा है भाई, है ना। इट कैन कैरी मोर वेट टू दी लो अर्थ ऑर्बिट देन टू दी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, लो है ना भाई, ये लो है तो लो में तो कम चीज़ें नहीं जा पाएंगे। ज़्यादा ऊंचा में तो कोई आपको फेंकने बोलेगा ऊपर, ज़्यादा ऊंचा चीज़ को, ज़्यादा भारी चीज़ को ज़्यादा ऊंचा फेंक पाओगे क्या? नहीं फेंक पाओगे। तो ये हमारे पास है। सो इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट क्या हो जाएगा? ओनली वन। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 है विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विच द स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको बात करनी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस की। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे क्वेश्चन यार, है ना। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इट प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वाइल FPI इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अपोजिट है भाई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो वो लॉन्ग टर्म होता है भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफर कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंपनीज। बिल्कुल सही है, बिकॉज आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अफेक्ट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए। वाइल FPI इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड। बिल्कुल सही है यार, इसीलिए FDI को निकालना बहुत मुश्किल होता है, FPI आसानी से निकल भाग जाते हैं। FDI is made to diversify investment portfolios while FPI aim to establish a long term business interest in the foreign country। No, उल्टा है भाई। FDI जो है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करता है, बट जो FPI है इसको बनाया गया था तो डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर सकें। एंड FPI इन्वॉल्व हायर रिस्क। नो, FDI जो है वो हायर रिस्क रहता है, बिकॉज FDI के अंदर आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स जो होते हैं वो FDI पे काम करते हैं। FDI के अंदर पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी फैक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू FPI।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करनी है इंडिया के अंदर। द यूनिफॉर्म सिविल कोड एम टू प्रोवाइड वन सिविल लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। बिल्कुल सही बात है यार। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द डायरेक्टिव्स टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल बात है। आर्टिकल 44 जो है वो बात करता है यूसीसी की। एंड आर्टिकल 44 इज एनफोर्सेबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। ना आप ऐसा नहीं बोल सकते कोर्ट के पास, बिकॉज ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल, है ना। कि ये नहीं बोल सकते भाई हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, आप केस कर सकते हो कोर्ट के ऊपर, ऐसा नहीं है भाई। बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट्स अगर आपको वायलेट हो रहा है तो दिस आर एनफोर्सेबल। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा ओनली टू, करेक्ट होगा ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी नोडल कनेक्टिविटी। पीएम गति शक्ति नेशनल, है ना, मास्टर प्लान फॉर मल्टी नोडल कनेक्टिविटी की बात करनी है। इट एम टू ब्रिंग टुगेदरनेस It aim to bring together various ministries for integrated planning and implementation of infrastructure connectivity project। बिल्कुल सही बात है। And it focuses on providing seamless connectivity for the movement of people, goods and services across different mode of transport। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में रेलवे, वाटरवे, है ना, सो कनेक्ट करने की बात करता है, एयरवे कनेक्ट करने की बात करता है फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी। एंड द प्लान ओनली कवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड एक्सक्लूड स्टेट गवर्नमेंट। कि ये स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करता है? नो, यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों की स्कीम्स है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज इन 2021। गांधी पीस प्राइज 2021 में किसको दिया गया था भाई? है ना, गीता प्रेस को दिया गया था। गीता प्रेस को दिया गया था 2021 में, है ना, बिकॉज उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, थ्रू व्हाट, थ्रू द नॉन वायलेंट एंड गांधीयन मेथड्स। तो गीता प्रेस को दिया गया था गांधी पीस प्राइज इन 2021। देखो 2021 का क्वेश्चन 2023 में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है भाई। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर विथ रेड सी। रेड सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो रेड सी कहाँ पे है भाई? ऐसे है रेड सी, यहाँ सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, और यहाँ पे हमारे पास, है ना, बहुत सारे कंट्रीज हैं, लाइक इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, यमन हो गया, जिबूटी हो गया, इरित्रिया हो गया, और इधर सऊदी अरेबिया है। ठीक है, इधर कौन कौन है? इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, यमन हो गया, जिबूटी हो गया, इरिट्रिया। ओके, सो ये हमारे पास कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, यमन, जिबूटी, इरिट्रिया, ऑल ऑफ द अबव शेयर बॉर्डर विथ रेड सी। ये है रेड सी भाई, ये बीच में जो सी है ना, ये है रेड सी हमारे पास। और यहाँ पे स्विस कैनाल है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करने के लिए, ये है रेड सी। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब हाइड्रोजन जनरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइजर। ठीक है, हाइड्रोजन जो कि जनरेट करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू, विच इज पावर्ड बाय रिन्यूएबल पावर सोर्स, है ना। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब हाइड्रोजन जनरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइजर पावर्ड बाय रिन्यूएबल पावर सोर्स। इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, है ना। हम लोग क्या है, सपोज पानी है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी हम डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डालने से जो हाइड्रोजन निकल रहा है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है तो इसको बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हमको बात किसकी करनी है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, AIIB की बात करनी है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ AIIB, बिल्कुल सही बात है भाई। चाइना जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB का। एंड इट एम टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट पार्टनरशिप विद अदर डेवलपमेंटल बैंक्स, बिल्कुल सही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात करता है। एंड AIIB में मेंबरशिप इंक्लूड कंट्री फ्रॉम आउटसाइड एशिया, बिल्कुल सही है, एशिया के बाहर कंट्रीज भी हैं यहाँ पे। करेक्ट है, जैसे फ्रांस है शायद। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3, आंसर हो जाएगा 35 का C। 36 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट गिवन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय WTO। जो सपोर्ट दिया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को WTO के द्वारा, उसके बारे में हमको बताना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो सपोर्ट दिया जाता है वो किसका पार्ट है भाई? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का पार्ट है क्या? जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो दिया जाता है वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का पार्ट है क्या? बिल्कुल सही है भाई, एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल जैसे होता है ना ट्रैफिक लाइट में, ग्रीन सिग्नल तो आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ाने की बात करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स मतलब ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर मतलब रुक जाओ बोलता है, ठीक है ना। सो इट ट्राई टू लिमिट्स द प्रोडक्शन, सॉरी, ब्लू बॉक्स जो है ना वो लिमिट करने की बात करता है। एम्बर बॉक्स जो है, एम्बर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए होता है, ठीक है ना, एक तरह से थोड़ा सा इंसेंटिवाइज कर रहा है एम्बर बॉक्स, है ना। ऑरेंज जो है वो बोलता है कि MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो रुक जा, एम्बर बॉक्स मतलब ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का जो सिग्नल होता है, ऑरेंज कलर सिग्नल क्या बोलता है? रुक जा बोलता है, ठीक है ना, एम्बर बॉक्स, है ना। और एम्बर बॉक्स रुक जाओ मतलब ट्रेड डिस्टॉर्ट करने की बात कर रहे हैं ना, ट्रेड डिस्टॉर्ट करने की, थोड़ा धीरे करने के लिए, और ट्रेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ट्रेड डिस्टॉर्टिंग थिंग माना जाता है, ठीक है ना। सो MSP किसके अंदर आता है भाई? MSP अंडर एम्बर बॉक्स, MSP कम्स अंडर एम्बर बॉक्स। एंड जो ब्लू बॉक्स है इसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं ये रेड सिग्नल है, एंड रेड सिग्नल क्या बोलता है? रोक देता है। सो इट इज़, है ना, जो प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी होता है, जो लिमिट कर देते हैं प्रोडक्शन को, है ना, वो क्या होता है भाई? ब्लू बॉक्स। सो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे बिकॉज एम्बर बॉक्स इज MSP एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर आता है, एंड प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज आर ब्लू बॉक्स। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। 36 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 36 का आंसर हो जाएगा A। 37 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 15th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 2022 टू सॉरी फ्रॉम 2022 टू 24 अगस्त 2023, ठीक है। जो ब्रिक्स समिट हुआ था भाई, अभी तो बात नहीं हुआ है, अभी तो हो चुका है। तो ब्रिक्स समिट जो हुआ था 2023 के अगस्त में, 15th ब्रिक्स समिट जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, है ना, वो उसका थीम क्या था ये हमसे पूछा गया। उसका थीम क्या था भाई, है ना। सो ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है, ये हमारे पास उसका क्या था? थीम था। ब्रिक्स एंड अफ्रीका होगा भाई, ब्रिक्स एंड अफ्रीका ये तो अलग बात है ना। पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सबका साथ, सबका एक साथ विकास, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। म्यूचुअल मल्टीलैटरलिज्म की भी बात करता है ये, है ना। मल्टीलैटरलिज्म तो होगा, लेकिन हमको भी थोड़ा सा सहायता दो यार, आपका ही एक साथ नहीं, हमको भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दो। सो इट इज़ पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, ये थीम था हमारे पास इसका, जो 15th ब्रिक्स समिट था उसका, अफ्रीका के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट लॉज इन इंडिया। हमको फॉरेस्ट लॉ की बात करनी है इंडिया के अंदर। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 का, इट एम टू रजिस्टर द डाइवर्जन एंड लीजिंग ऑफ फॉरेस्ट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़। क्या सही है भाई? बिल्कुल सही है। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया उसने क्या किया? वो रेस्ट्रिक्ट किया उसने, है ना, जो हम लीजिंग कर रहे थे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जिससे फॉरेस्ट कंजर्व हो पाए। एंड द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल सही है। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 से आया था। एंड जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया 2006 के अंदर,
इट रिकोगनाइज द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इंक्लूडिंग ओनरशिप, सेटलमेंट, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है। इससे हमारे पास जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ में ट्राइबल लोग रह रहे हैं, जो कि फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, उनको ओनरशिप देने की बात की है ना। उनको वहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर जो कल्टी वो लेते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनको कलेक्ट करने का उनको पावर दिया गया। सो ये सही है भाई। फॉर दी फॉरेस्ट लॉस करेक्ट हमसे पूछा गया है ना। तो ये हमारे पास ये भाई क्वेश्चन करने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हमको मेन चीज़ें हमको आ जाती है कि भाई जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था वो किसके अंदर आया था, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1988 के अंदर आया था। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था 2006 का, उसने क्या दिया भाई, उसने राइट्स दिए, ओनरशिप राइट्स दिए, किसको दिए, जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट डीलर्स हैं उनको दिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमको क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा मिलता है यार। अब 100 क्वेश्चन बनाओगे आपका 300 टॉपिक्स कवर होंगे। तो सबसे फास्ट तरीका है रिविजन करने का क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन नंबर 39 है और उसे फास्ट तरीका क्वेश्चन बनाते हुए को देख लेना 2x में या फिर 1.5x में। क्वेश्चन नंबर 29 है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV की बात करनी है। PSLV इज ए सेकेंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। गलत बात है भाई, इट इज़ नॉट अ सेकेंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इट इज़ अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। It is the India's okay. It is the first Indian rocket to be equipped with liquid stage। ये सही बात है भाई, बिल्कुल सही है। पहला इंडियन रॉकेट जिसमें लिक्विड स्टेज था, ये वो क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड इट सक्सेसफुल लॉन्च्ड चंद्रयान-1। ठीक है, बिल्कुल सही है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो था उसी से हमने चंद्रयान-1 को लॉन्च किया 2008 के अंदर। एंड मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट इन 2013। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नमामि गंगे प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है भाई, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है। नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करनी है। ओके, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवर रिजुविनेशन प्लान एम टू क्लीन एंड कंजर्व द गंगा रिवर। बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक रिवर रिजुविनेशन प्लान है ये। एंड गंगा ग्राम फोकस ऑन एंश्योरिंग प्रॉपर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन विलेज अलॉन्ग द गंगा रिवर। बिल्कुल सही है। ये गंगा ग्राम फोकसेस जो है, ये नमामि गंगा के अंदर हम क्या बात करते हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर हम गंगा ग्राम की बात करते हैं। एंड गंगा ग्राम किसको बोल रहे हैं, गंगा ग्राम वो फोकस करता है जहाँ पे पुअर सैनिटेशन है, जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है ना, जो रिवर के अलॉन्ग जो विलेजेस हैं उनमें, उसको फोकस करता है गंगा ग्राम। बिल्कुल सही बात है। एंड इट फोकसेस ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड एफॉरेस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट रहेगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 41 है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। हमें क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है उनके लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो इसके लिए आप डायग्राम देख लेते हैं भाई हमारे पास। देखियो भाई, ये जो आइलैंड्स जो हमको दिए थे वो सारे कहाँ के आइलैंड्स हैं, मेलिनेशिया के आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये वाला आइलैंड मेलिनेशिया होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉलिनेशिया होता है। तो मेलिनेशियन आइलैंड हमारे पास पापुआ गिनी है भाई, सोलोमन आइलैंड्स हैं। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, फिजी दिया हुआ था। तो इसको हमको अरेंज करना था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ सबसे साउथ में क्या है, फिजी है। सबसे नॉर्थ में क्या है, पापुआ न्यू गिनी है। बीच में है सोलोमन आइलैंड, ये वानुतु आइलैंड्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है मार्शल आइलैंड, जो कि मेलिनेशिया का पार्ट नहीं है। मार्शल आइलैंड सबसे ऊपर में है। ठीक है, सबसे नॉर्थ में क्या है, सबसे नॉर्थ में है मार्शल आइलैंड, फिर पपुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड है, फिर पपुआ न्यू गिनी है, फिर सोलोमन आइलैंड है, फिर उससे नीचे में फिजी है। ठीक है, सो मार्शल आइलैंड, फिर पपुआ न्यू गिनी, फिर सोलोमन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, एंड लास्ट में है फिजी। ये साउथ में, नॉर्थ से साउथ हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, ओके। सो सबसे नॉर्थ में कौन है, मार्शल आइलैंड, तो 1 हो जाएगा। मार्शल आइलैंड के बाद क्या था, पपुआ न्यू गिनी था, फिर सोलोमन आइलैंड था, फिर फिजी था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हमारे पास, तो हमारे पास सबसे पहले मार्शल आइलैंड, फिर सोलोमन आइलैंड्स, फिर पपुआ न्यू गिनी, फिर सोलोमन आइलैंड, फिर फिजी। ठीक है,
तो करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 1324, आंसर हो जाएगा 41 का ए। ओके 42 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थोड़ा सा छोड़ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिकल एंड क्वांटम कंप्यूटर्स। हमको बात किसकी करनी है, क्लासिकल एंड क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करनी है। क्लासिकल कंप्यूटर यूज एल्गोरिथम एंड प्रोवाइड सिंगल डेफिनेटिव आंसर वाइल क्वांटम कंप्यूटर डिलीवर्स अ रेंज ऑफ पॉसिबल आंसर। बिल्कुल सही है, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सिंगल आंसर देते हैं, बट जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा रेंज में आंसर देते हैं ये। अ क्यूबिट कैन बी इन ए स्टेट ऑफ फाइदर 0 और 1 सिमिलर टू अ क्लासिकल बिट। नो, क्यूबिट जो होता है वो है ना किसी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हो सकता है, 0 1 है ना, इनके बीच में कोई सा भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना 0.1 1.2 ये सब ऐसे क्वांटम बिट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स में 0 1 होता है, बट इसमें बीच में भी कोई सा भी आंसर हो सकता है, नहीं पॉसिबल आंसर हो सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वांटम कंप्यूटर्स वर्क फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ क्यूबिट्स एंड साइमल्टेनियस कैलकुलेशन। बिल्कुल सही है यार, ठीक है। 42 का आंसर क्या जाएगा, 42 का करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ नहीं, ओनली 2, दैट इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिक्विड नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में हमको बताना है। लिक्विड नैनो यूरिया इज ए नैनो पार्टिकल फॉर्म ऑफ यूरिया विच प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू प्लांट्स। बिल्कुल सही है, लिक्विड नैनो यूरिया क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स, and the efficiency of liquid nano urea can be as high as 85 to 90% compared to the conventional urea। बिल्कुल सही है भाई, 80 to 85% ज़्यादा होता है इसका efficiency। and liquid nano urea is applied by spraying it directly on the leaves of crop। जो liquid nano urea है उसको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है ना, उसके लीफ में अप्लाई करने से वो स्टोमेटा के थ्रू ऑब्जर्व हो जाता है, तो ये सही हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 44 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951। 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में हमको बताना है भाई, यूनाइटेड नेशन के रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के बारे में। एंड द कन्वेंशन डिफाइंस अ रेफ्यूजी एज समवन हु हैज़ फ्लेड देयर कंट्री ड्यू टू अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ persecution based on race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group। क्या ये सही है भाई, बिल्कुल सही है। एक रेफ्यूजी किसको माना जाता है भाई, यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 के अंदर रेफ्यूजी वो है जो कि अपने देश को छोड़ा है भाई, किसके डर से, रेस के बेसिस में, रिलीजन के बेसिस में, फिर नेशनलिटी के बेसिस में उसको परसिक्यूट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके डर से उसने क्या किया, छोड़ दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, रेफ्यूजी बोलेंगे भाई। एंड द कन्वेंशन एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ नॉन refoulement which prohibit the return of a refugee to a country where their life or freedom would be at risk। बिल्कुल सही है ना। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप सपोज ये ए नेशन है, ए से अगर आदमी, ए नेशन से कोई आदमी है वो बी में आया है, तो आप इसको वापस से बी में, ए में नहीं भेज सकते यार, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। बिल्कुल सही बात है। एंड इंडिया हैज़ नॉट साइन द यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951। बिल्कुल सही, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था उस समय। सो इन कट हमसे पूछा गया भाई, इन कट तो यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो वन इज इनकरेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हमको बात किसी करनी है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करनी है। एवरी सिटीजन विल रिसीव अ डिजिटल हेल्थ ID एंड देयर हेल्थ रिकॉर्ड विल बी डिजिटली प्रोटेक्टेड। बिल्कुल सही बात है यार। and the mission aim to develop the necessary infrastructure to support the integrated digital health system of the country। बिल्कुल सही बात है। मिशन किसके बारे में बात कर रही है, मिशन किसका बारे में बात कर रहा है, द मिशन एम टू डेवलप व्हाट, द मिशन एम टू डेवलप द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। एंड द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द मिशन, है ना। बिल्कुल सही है, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो हेल्थ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नॉट द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। जो नेशनल
हेल्थ अथॉरिटी, ओके, NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ओके। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा बी, ओके। 46 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है भाई? मिशन लाइक चंद्रयान स्ट्रेंथन साइंटिफिक एक्सचेंज एंड कैमराडियर बिटवीन कंट्रीज, बिल्कुल सही है। ये नए पैटर्न पे क्वेश्चन है। कैमराडियर मतलब हमने कुछ चीज़ खोजा तो उसको हम एक्सचेंज करते हैं, उससे पैसा मिलता है, एक तरह से हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है। सेकेंड है स्टूडेंट, सेकेंड, इन्वेस्टिंग इन हाई टेक एरियाज लाइक स्पेस टेक्नोलॉजीज इज बेनिफिशियल फॉर पब्लिक गुड एज वेल, बिल्कुल सही, बिकॉज हम उस पर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास पब्लिक गुड के नेटवर्किंग स्ट्रेंथ करते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी हम आसान कर पाते हैं। दोनों सही है यार, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन क्या सेकंड फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन है? नहीं है भाई, बिकॉज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है यार उतना। क्वेश्चन नंबर 47 है, तो इसीलिए 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 47 है, ये नया पैटर्न है भाई क्वेश्चन का, जो यूपीएससी पूछती है, असोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई, मार्जिनल प्रोडक्शन इंडेक्स MPI और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, प्रोडक्शन मैनेजर इंडेक्स जो है PMI एंड MPI, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। The MPI assesses poverty based on indicator. The MPI assesses poverty based on indicators such as health, education and living standard, है ना। MPI assesses poverty किसके किसके बेसिस पे? हेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे उसको एक्सेस करता है, एसेस करता है, बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड एनुअली बाय द वर्ल्ड बैंक। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, इसको कौन रिलीज़ करता है भाई? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है? नो, इट इज़ रिलीज बाय UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किसके साथ मिलके इसको रिलीज़ करता है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलके, ओके। सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विद द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव दोनों मिलकर क्या करते हैं? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करते हैं। एंड इट इज़ प्योरली इनकम बेस्ड दैट फोकसेस ऑन मॉनेटरी पॉवर्टी। नो, ये solely इनकम बेस्ड नहीं होता है भाई, है ना। मल्टी डायमेंशनल बोले तो मल्टीपल डायमेंशंस को ध्यान देता है ये, ठीक है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है तो ओनली 1 इज़ करेक्ट, एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द मिसाइल विद देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज ऑफ ओरिजिन। हमको मिसाइल्स की बात करनी है और किस कंट्री से वो ओरिजिनेट किए हैं उसके बारे में बात करनी है। टोमाहॉक मिसाइल कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं भाई? जो टोमाहॉक मिसाइल्स हैं वो US से हमारे पास ओरिजिनेट करते हैं। एंड स्काल्प मिसाइल्स जो हैं, है ना, स्काल्स या फिर शैडो मिसाइल्स भी इनको बोलते हैं, वो कहाँ का है भाई? ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलके बनाया है इसको। स्काल्प मिसाइल्स को फ्रांस प्लस यूनाइटेड किंगडम ने मिलके बनाया है। NS-400 मिसाइल बच्चे को पता है भाई, रसिया ने बनाया है यार इसको। तो करेक्टली मैच यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है हमको। इट एम टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट इकोसिस्टम बाय प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट इट्स फ्लोरा एंड फौना, बिल्कुल सही है, ये प्रोटेक्ट करने की बात करता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। एंड इट प्रमोट कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑन फॉरेस्ट लैंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ना, ये प्रमोट नहीं करता है भाई, ये इसको सब रोकता है एक प्रकार से, है ना। प्रमोट करेगा तो कंजर्व कैसे करेगा इसको? करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मानसून इज अ सीजनल विंड पैटर्न दैट ब्रिंग्स हैवी, ओके। स्टेटमेंट 1 है, मानसून इज अ सीजनल विंड पैटर्न दैट ब्रिंग्स हैवी रेन टू सर्टेन रीजन्स। क्या मानसून एक सीजनल पैटर्न है भाई रेनफॉल का? बिल्कुल सही है।
एंड मानसून ऑकर ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर सरफेस, ये भी सही है यार। और क्या सेकंड फर्स्ट वाला का एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर N51 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आफसा की आसपा की बात करनी है, आसपा की बात करनी है। इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, पहली बार इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में। नो, इसको पहली बार नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट अलो द आर्म फोर्स टू यूज फोर्स बट रेस्ट्रिक्ट दैम फ्रॉम मेकिंग अरेस्ट विदाउट अ वारंट। क्या ये सही है भाई? है ना? देखो भाई, यहाँ पे ये वाला जो है, ये आर्म फोर्स का इस्तेमाल करने से तो ये पावर देता ही देता है, एंड ऑल्सो अरेस्ट करने की पावर भी देता है विदाउट अ वारंट, है ना। एंड द एबिलिटी टू किल टू शूट, है ना, मतलब किसी को भी मार सकता है एंड प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है आसपा। सो दिस इज इनकरेक्ट। अरेस्ट करने का ये पावर देता है। वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड नो प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। अगर एक बार ये आ गया, लागू हो गया, तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, है ना, किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ना बोले। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो यहाँ पे बी सही होगा, बिकॉज ए और 1 एंड 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हमको ईडी की बात करनी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? बिल्कुल सही है यार, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनफोर्स इकोनॉमिक लॉस एंड फाइट फाइनेंशियल क्राइम्स। बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल क्राइम्स को ये फाइट करता है, लाइक करप्शन। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रहे हैं, इसके बारे में हमको बताना है भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं, साउथ चाइना सी का मैप देख लेते हैं। तो ये साउथ चाइना सी हो गया भाई, ये साउथ चाइना सी है। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रहे हैं? यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे वियतनाम है। ओके, यहाँ पे और कौन कौन से है? वियतनाम हो गया, ऊपर चाइना हो गया, ओके, इधर ताइवान हो गया। अब देख लेते हैं हमारे पास पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है भाई। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है चाइना शेयर लैंड बॉर्डर विथ ऑल कंट्रीज बॉर्डरिंग द साउथ चाइना सी। भाई, क्या सारे कंट्रीज के साथ, सपोज करो फिलीपींस के साथ साउथ चाइना सी बॉर्डर बना रहा है ना, तो क्या ये सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? नो, नहीं, क्योंकि फिलीपींस जो है साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डर बनाता है, बट इनका लैंड बॉर्डर नहीं है उसके साथ। वियतनाम, द फिलीपींस एंड मलेशिया आर अमॉन्ग द कंट्रीज दैट शेयर मैरीटाइम बॉर्डर विद द साउथ चाइना सी। बिल्कुल सही बात है। ब्रुनेई एंड सिंगापुर डू नॉट हैव एनी टेरिटोरियल क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी। स्टेटमेंट सही, स्टेटमेंट थर्ड जो है वो सही कि गलत है भाई? स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है, बिकॉज ब्रुनेई एंड सिंगापुर भी कुछ कुछ टेरिटरी क्लेम करता है साउथ चाइना सी के अंदर, तो ये डू नॉट वाला गलत हो जाएगा भाई। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। ओके, 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इज बीइंग एस्टेब्लाइज्ड एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बिल्कुल सही है भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर हमारे पास NRF को इंट्रोड्यूस किया गया था, NRF को यहाँ पे एस्टेब्लाइज किया गया था। And NRF aim to facilitate research in India's university, especially state universities, by funding research infrastructure and researchers। और एक तरह से रैंकिंग भी निकालता है। हम देखते हैं भाई NRF रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस, तो ये दोनों सही एक तरह से, है ना, ये बना था इसके हिसाब से, इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, बिकॉज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं यार, है ना। इसका एम अगर बता दे, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दे वो क्या है, उसके बारे में कैसे काम करता है, वो अगर एक्सप्लेन कर दे तो आंसर हो जाता है ए।
अगर दोनों को समझना है आंसर ये होगा कि बी होगा, दोनों एक साथ पढ़ लो यार। जैसे कि द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बिकॉज द एनआरएफ एम टू एंड, ऐसे लगाते हैं, एंड लगा दो या फिर बिकॉज लगा दो और लगा दो एंड लगा दो, तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा ए। एंड द एनआरएफ एम टू फैसिलिटेट रिसर्च इन इंडियाज यूनिवर्सिटीज़, है ना, बिकॉज अगर ये एक पैराग्राफ से कॉपी किया होगा तो आंसर हो जाएगा ए, अगर अलग अलग पैराग्राफ से कॉपी किया होगा तो आंसर हो जाएगा बी। And the NRF aim to facilitate research in India's universities, especially state universities, by funding research infrastructure and researchers। तो सही हो गया, आंसर हो जाएगा ए। 54 के बाद 55 है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की बात करनी है। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एम्ड एट प्रमोटिंग ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही है भाई, एक यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है ये, है ना, जो कि मॉनेटरी कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है, प्रमोट करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट करता है, प्रमोट करता है। एंड इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज टू हेल्प देम ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। बिल्कुल सही है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में हेल्प करता है। एंड द वोटिंग पावर इन IMF इज एलोकेटेड सोली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक साइज ऑफ द मेंबर कंट्री। नो, हमारे पास जो वोटिंग पावर दिया हुआ है ये इकोनॉमिक साइज के बेसिस पे नहीं है भाई, बहुत सारे और फैक्टर्स जैसे कि GDP हो गया, कोटा सब्सक्रिप्शन हो गया, नॉट ऑन द इकोनॉमिक साइज ओनली, GDP के बेसिस में भी है, कोटा सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 56 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। हमको DAC की बात करनी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन मेड बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001। ये जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है ना, ये कब बना था भाई, है ना, ये तब बना था जब रिकमेंडेशन किया गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो कि बने थे रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, है ना। तो ये बना था क्या, बिल्कुल सही बात है यार, है ना, उनके रिकमेंडेशन से बना था ये। एंड इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन, है ना, फॉर द 3 सर्विसेज। बिल्कुल सही है, जो आर्म फोर्सेज हैं, जो नेवी है और जो एयर फोर्सेज हैं, है ना, उनमें ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो, है ना। एंड इट इज़ हेडेड बाय द चीफ ऑफ इंटीरियर डिफेंस स्टाफ। नो, इसको हेड कौन करता है भाई, डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। इनकट पूछा गया है, इनकट हो जाएगा ओनली 1। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यमुना रिवर। हमको बात किसकी करनी है, यमुना रिवर की बात करनी है। द यमुना रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा। नो, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर तो गोदावरी है यार, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इज गोदावरी। दिस इज द 4th लॉन्गेस्ट रिवर। यमुना रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही बात है। एंड यमुना इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको बताना क्या है भाई, इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमको इनकरेक्ट बताना है GST के बारे में, GST के बारे में नहीं, GST काउंसिल के बारे में इनकरेक्ट बताना है। GST काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या भाई, GST काउंसिल है, GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, हाँ, तो देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बिकॉज इसको बनाया गया था अमेंडमेंट करके, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, और हमारे पास कौन सा अमेंडमेंट हुआ था भाई, हमारे पास 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया भाई, इंट्रोड्यूस किया कौन सा आर्टिकल को, 279A को। 279 इट टॉक्स अबाउट व्हाट, GST काउंसिल। सो दिस इज करेक्ट एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यार, ठीक है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में आया था यार।
एंड सेकेंड है द जीएसटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज रिलेटेड टू द जीएसटी इंक्लूडिंग टैक्सेस, एग्जम्पशंस एंड थ्रेशोल्ड लिमिट्स, ये भी सही है। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स, नो दिस आर जस्ट एडवाइजरी इन नेचर, है ना, ये क्या होते हैं, एडवाइजरी होते हैं, नॉट बाइंडिंग, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ये भी सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई की बात करनी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। द जीएसआई इज अ गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट इन इंडिया। जो जीएसआई है दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, क्या ये रेस्पॉन्सिबल फॉर जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट इन इंडिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्या यार, ये बिल्कुल सही है। कैसा, कहाँ पे कितना मिनरल है वो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीएसआई। एंड इट इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी, क्या एक रेगुलेटरी बॉडी है यार, दैट ग्रांट लाइसेंस फॉर माइनिंग एक्टिविटीज़, क्या ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, गलत बात है यार, है ना, ग्रांट नहीं करता लाइसेंस, इट इज़ नॉट द रेगुलेटरी बॉडी। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वीएसएससी की बात करनी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करनी है। दी वीएसएससी इज़ द लैंड सेंटर और वीएसएससी इज़ द लीड सेंटर ऑफ इसरो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। जो वीएसएससी है वो इसरो का एक लीड सेंटर है जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल। It conduct research and development in various fields related to space technology, including aerospace structure, propulsion, material and avionics. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता है क्या, बिल्कुल सही है। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ध्यान देता है। इट हाउस मेजर फैसिलिटी फॉर मैकेनिज्म व्हीकल इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एट इट्स एक्सटेंशन सेंटर, बिल्कुल सही, यहाँ पे मेजर फैसिलिटीज़ हैं किसके लिए, मैकेनिज्म के लिए, व्हीकल इंटीग्रेशन के लिए एंड टेस्टिंग के लिए भी। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, यहाँ पे इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है भाई, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, मैच द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया विद द रेस्पेक्टिव लोकेशन। हमको क्या करना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में है उसके लोकेशन के साथ उसको लोकेट करना है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है भाई, ये महाराष्ट्र के अंदर है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन महाराष्ट्र। एंड काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है यार, इट इज़ इन गुजरात। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन गुजरात। एंड कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, नाम समझ आ रहा है, कुंदनकुलम तमिलनाडु में ही होगा, है ना, ऐसे नाम जो होते हैं वो जनरली कहाँ पे होते हैं, तमिलनाडु के। सो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन तमिलनाडु। एंड नरोरा एटॉमिक, नरोरा फातमी, इसी के नाम से याद रखो भाई, ठीक है। नरोरा जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो वहाँ के लोग बहुत सारे पिक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे ये याद रखना, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। तो आंसर कैसे लिखेंगे भाई, 1 का क्या हो जाएगा बी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मणिपुर। मणिपुर में वायलेंस हो रहा था भाई जुलाई के समय, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। इट इज़ अ होम टू ओनली 2 काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडुअस। यहाँ पे 2 तरह के फॉरेस्ट हैं भाई, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडुअस एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। गलत बात है यार, है ना, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सेमी एवरग्रीन भी पाया जाता है, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाया जाते हैं, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट भी पाया जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। लोकटक लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इज लोकेटेड इन मणिपुर। लोकटक लेक कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे फुंदीस देखने को मिलते हैं। एंड इट इज होम टू एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ सांघाई, बिल्कुल सही है यार। डांसिंग जी इसको बोलते हैं ये। इनकरेक्ट पूछा गया हमसे, इनकरेक्ट हो जाएगा एक ही, 62 का आंसर हो जाएगा ए।
63 है, हु वॉज द नवाब ऑफ अवध बिफोर इट वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब अवध को लास्ट नवाब पूछा गया है, जब अवध को ब्रिटिश इंडिया ने ले लिया उससे पहले लास्ट नवाब कौन थे अवध के, ये हमसे पूछा गया है। तो नवाब वाजिद अली शाह जो थे वो लास्ट नवाब थे भाई, है ना। 1856 में उसको अवध से ले लिया गया, है ना। तो जो 1857 का उसके लिए वॉर में लड़े थे ये, तो वाजिद अली शाह जो थे, नवाब वाजिद अली शाह वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। नवाब वाजिद अली शाह इज़ द लास्ट नवाब ऑफ अवध, वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इसरो गगनयान प्रोजेक्ट। हमको क्या बात करनी है, इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट की बात करनी है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। जो इसरो का गगनयान मिशन है वो ह्यूमन है, उसके अंदर ह्यूमन जाएंगे भाई स्पेस में, बिल्कुल सही है। इट इज़ इसरोज इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस फ्लाइट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन एंड द मिशन एम टू सेंड अ 2-member क्रू इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। नो, यहाँ पे एक 3-member क्रू को भेजने की बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, एंड नॉट 2। द गगनयान स्पेसक्राफ्ट विल बी लॉन्च यूजिंग PSLV रॉकेट। नो, इसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से भेजा जाएगा, LVM 3 से भेजा जाएगा भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो इनकरेक्ट 2 है, तो आंसर हो जाएगा 64 का B। 65 है, मैच दी फॉलोइंग माउंटेन पास एंड देयर लोकेशन। हमको क्या करना है, माउंटेन पास को उसके लोकेशन के साथ मैच करना है। नाथुला पास, नाथुला पास कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर मंथ में तो आता ही रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है ना। नाथुला पास कहाँ पे है यार, नाथुला पास है सिक्किम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी पास है ये हमारे पास। मानसरोवर यात्रा से जाने के लिए हम लोग बस मानसरोवर से सिक्किम के होते हुए जाते हैं, आसान पड़ता है यार, उत्तराखंड के थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो नाथुला पास जो है वो सिक्किम के अंदर है। दिहांग पास, नाम समझ आएगा भाई, दिहांग कहाँ पे लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लोही दिहांग नदी भी है, सो इट इज़ अरुणाचल प्रदेश। एंड जोजिला पास, देखो नाथुला पास याद रखना, नस काट लेते हैं ना लोग, नस से याद रखता है भाई, है ना। नाथुला पास नस से याद रख लेना, नस नर्स से भी याद रख सकते हो और नस से भी याद रख सकते हो, नर्स मतलब डॉक्टर का काम करने वाले नर्स, ठीक है। तो नस से याद रखता है, नाथुला पास इज इन सिक्किम। एंड जोजिला पास कहाँ पे है भाई, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, एक बार याद करो दूसरा भूल जाते हैं। तो जोजिला पास कहाँ पे है, जोजी में जे आ रहा है ना, एंड जोजिला पास इज इन जम्मू एंड कश्मीर, जोजिला में जे आ रहा है ना, तो जोजिला पास इज इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड सिपकिला, सिपकिला माने चाय, और चाय कहाँ पे पिया जाएगा भाई, चाय हिमाचल प्रदेश में है हमारे पास। चाय को हिमाचल प्रदेश घूमने जाएगा तो ठंडी में क्या लगेगा भाई, चाय पिएगा ना, है ना, चाय पिएगा। सिपकिला पास इज इन हिमाचल प्रदेश। तो 1 का हो जाएगा C, 2 का हो जाएगा D, 3 का हो जाएगा B, 4 का हो जाएगा A। ओके, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा C, तो आंसर हो जाएगा 65 का A। ओके, तो ट्रिक बहुत जरूरी है भाई। नर्स नाथुला इज इन सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसीडर दी फॉलोइंग। बार बार क्वेश्चन बनाने से आता है भाई, एक बार में कोई ट्रिक नहीं बनाता, बार बार क्वेश्चन बनाओ बार तो फिर समझ आता है कि हाँ एक ट्रिक जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हमको बात किसकी करनी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, PMJAY की बात करनी है। इट प्रोवाइड हेल्थ कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। क्या ये सही है भाई, बिल्कुल सही है ना। एंड द स्कीम कवर ओनली पब्लिक पैनल्ड हॉस्पिटल इन इंडिया एंड डज नॉट इंक्लूड प्राइवेट हॉस्पिटल। गलत बात है भाई, यहाँ पे पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों अस्पताल यहाँ पे आते हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट। PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कवर ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस फ्रॉम डे 1 एंड देयर इज नो वेटिंग पीरियड फॉर अवेलिंग बेनिफिट। ये भी सही है भाई, कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है फॉर अवेलिंग द बेनिफिट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा B। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप ऑफ 20 इज नॉट करेक्ट। हमको बात करनी है ग्रुप ऑफ 20 के बारे में। ग्रुप ऑफ 20 के बारे में नॉट करेक्ट क्या है, जो ग्रुप ऑफ 20 है ये 1999 में फाउंड हुआ था क्या, हाँ बिल्कुल सही है भाई, 1999 में फाउंड हुआ था।
एंड G20 दैट इज ग्रुप ऑफ 20 समिट इज हेल्ड एनुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। बिल्कुल सी, अभी हमारे पास G20 का प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया है। एंड G20 कंप्राइजेस ऑफ 20 कंट्री। गलत बात है भाई, G20 के अंदर हमारे पास 19 कंट्रीज़ हैं एंड यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन टोटल जितने कंट्रीज आते हैं सब। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP। बिल्कुल सही है भाई, 85% ऑफ द ग्लोबल GDP को ये देखते हैं। ओके, इसके अंदर 85% ग्लोबल GDP कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ओरल पोलियो वैक्सीन। हमको बात करनी है OPV की, ओरल पोलियो वैक्सीन की। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दैट वाज कंट्रीब्यूटेड टू ब्रिंगिंग दी वाइल्ड पोलियो क्लोज टू इराडिकेशन। तो ओरल पोलियो वायरस ने क्या किया, जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसको ख़त्म ही कर दिया दुनिया से। बिल्कुल सही है। एंड इट प्रोवाइड बेटर इम्यूनिटी इन द गट द साइट ऑफ पोलियो वायरस रेप्लिकेशन। बिल्कुल सही है, गट के अंदर रेप्लिकेट करता है पोलियो वायरस और वहाँ पे ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है गट में, जिससे ये हटाने में हेल्प करता है पोलियो वायरस को हमेशा के लिए जड़ से। द वैक्सीन वायरस कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन कम्युनिटीज़ विथ लो क्वालिटी सैनिटेशन प्रोवाइडिंग एडिशनल प्रोटेक्शन टू द कम्युनिटी। बिल्कुल सही है, जो वैक्सीन के अंदर जो वायरस है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है वो सैनिटेशन जहाँ पे कम, जैसे स्लम एरियाज वहाँ पे आसानी से फैल जाता है, वहाँ पे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो करेक्ट है भाई। इनकट हमसे पूछा गया तो इनकट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। तो 68 का आंसर हो जाएगा D। 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द गोल्डन क्रिसेंट। ठीक है, एक खुलता है गोल्डन ट्राइंगल, एक खुलता है गोल्डन क्रिसेंट। ठीक है ना, तो गोल्डन ट्राइंगल में हमारे पास कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? यहाँ पे थाईलैंड, वियतनाम एंड कोलंबिया। एक होता है गोल्डन क्रिसेंट। ठीक है ना, एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफीम देखने को मिलता है प्रोडक्शन। तो गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन आता है भाई? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। यहाँ पे अफीम का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान एंड म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड जो है इनको बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। भाई प्रीवियस क्वेश्चन भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी भी है ना। इसको बोलते हैं फोटोशॉप ऑफ जीन। इट अलाउज साइंटिस्ट टू कट एंड पेस्ट DNA प्रोवाइडिंग होप फॉर जेनेटिक फिक्स इन डिसीज। बिल्कुल सही बात है यार। ओके, एंड इट इज़ अ वर्सेटाइल टूल दैट कैन टारगेट ऑलमोस्ट एनी जीनोमिक लोकेशन एंड मेक चेंज टू द DNA। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो ये पार्ट 1 है भाई, जहाँ पे हमने 70 क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 70 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं हम।